हेलो एवरीवन, मैं ममता माहेश्वरी, आप सोशल साइंस की टीचर, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक होगा डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड। हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर होगा 35, जो 9th क्लास की हैं, सब्जेक्ट सोशल साइंस। उसका पार्ट होगा अर्थशास्त्र और डेट होगी आज 24/9/2020 यानी 24 सितंबर 2020। और अर्थशास्त्र का पार्ट होगा लेसन नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती। जो हमने पिछली वीडियो 34 वाली वीडियो में 34 वाली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि निर्धनता एक चुनौती नंबर 1 में। और आज हम पढ़ेंगे निर्धनता एक चुनौती नंबर 2। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना और बार बार देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, ताकि आपको सभी निर्धनता के पॉइंट याद हो जाए। तो चलते हैं, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। निर्धनता एक चुनौती नंबर 2 पर। कि निर्धनता का वर्ड मैंने आपको वर्कशीट नंबर 34 में समझाया था कि निर्धनता क्या होती है, किस कारण से निर्धनता होती है, उसकी क्यों क्यों हम लोग निर्धन होते हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती ही निर्धनता है। हमारे देश की छोड़ो, विश्व में भी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो निर्धनता की है। देश की लगभग 21% आबादी, देश की कितनी 21% जो आबादी है वो निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। कितना प्रतिशत? 21%। देश की मतलब टोटल जितने भी हैं उसका 21% निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी। आप सभी अपने अपने घर में देखते होंगे कि कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो हम क्या सोचते हैं, यार हमारे पास पैसे होते या हम अमीर होते तो ये काम कर लेते हैं, तो हम मन में आता है। तो इसी तरह वो एक समस्या है। तो निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। नंबर 1 जैसे कि बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब होता है कि रोजगार नहीं मिलना। और निरक्षरता का मतलब है कि हम पढ़ते नहीं हैं। हमारे पास पैसे होते तो हम अच्छी पढ़ाई कर लेते, लेकिन पैसे नहीं हैं, रुपए नहीं हैं, या हम गरीब हैं, इस वजह से हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो निरक्षरता। खराब स्वास्थ्य, फिर हम चिंता के मारे या गंदी जगहों पर रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कुपोषण के शिकार बन जाते हैं। बाल श्रम, छोटी अवस्था में ही, बचपन में ही हम काम करना प्रारंभ कर देते हैं। असहायता, किसी की भी सहायता नहीं मिलती है। सामाजिक अपवर्जन, और सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि समाज भी उसे उतना सम्मान या व्यवहार उसके साथ अच्छा सा व्यवहार भी नहीं करता है, ना उसके साथ इतना सम्मान जनक तरीके से उसको देखता है। असुरक्षा, किसी भी तरह की उसे सुरक्षा भी प्राप्त नहीं होती है। तो इस तरह यह अनेक समस्याएं एक निर्धनता से जुड़ी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय एक तो होती है राष्ट्रीय, और एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व की।
मैंने बताया ना, पूरे विश्व की निर्धनता रेखा, मतलब पूरे विश्व में कितने लोग गरीब हैं, और तो उस हिसाब से हम मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति 1.9 डॉलर 1.9 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। देखो, भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में कितने हैं? 21%। भारत में 21% है, जबकि पाकिस्तान में 4% ही है, और बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से कम निर्धन लोग रहते हैं। असुरक्षित समूह, असुरक्षित समूह से क्या मतलब है कि निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। भारत में सभी जितने भी सामाजिक समूह हैं, जितने भी हैं, हिंदू समूह, मुस्लिम समूह, पंजाबी समूह, जो जितने भी समूह हैं, और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। आर्थिक वर्ग भी उनका एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट पॉइंट अनुसूचित जाति, सेकंड पॉइंट अनुसूचित जनजाति के परिवार, थर्ड पॉइंट ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार, जिनकी ग्रामीण भूमिहीन मतलब जिनके पास खुद की खेती जमीन नहीं होती है, किसी दूसरों की जमीन पर खेती का काम करना, किसान का काम करना, वो परिवार। और तीसरा कौन होता है? नगरीय अनियत मजदूर परिवार, मतलब नगर में रहने वाले, जो शहरों में रहने वाले, पहले तो गांव में, जो शहर में रहने वाले हैं, वो मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। अब निर्धन में भी दो परिवार हो गए, कुछ थोड़े से अमीर होते हैं निर्धन परिवार में, और कुछ और भी नीचे के गरीब हो जाते हैं, तो वो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको भी। जैसे कि महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक बहुत पहुंच से वंचित किया जाता है। जैसे महिलाएं हैं तो उन्हें काम करना पड़ता है, वृद्ध लोग हैं तो वो काम नहीं कर सकते, तो घर पे ही रहते हैं, तो उनके लिए भी असुरक्षित माहौल बन जाता है, और छोटे छोटे बच्चों को भी जल्दी से काम पर लगा दिया जाता है, तो उन्हें संसाधनों से वंचित किया जाता है। इन निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है, इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। अभी बताया ना कि निर्धन में भी निर्धन किसे कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, बच्चों को, इन्हें निर्धन कहा जाता है। अब निर्धनता के कारण, क्या कारण है निर्धनता, क्यों हुई भारत में इतनी? तो ये पॉइंट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पिकार को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल था, जब अंग्रेजों ने भारत में आकर शासन किया, तो उन्होंने हमारा बहुत आर्थिक शोषण किया। उन्होंने सभी किया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शोषण किया। तो भारत में उस कारण से निर्धनता एक ऐतिहासिक कारण बन गई कि आज तक वो खत्म होने का नाम भी नहीं लेती हैं। जिसमें भी पारंपरिक हस्तलिपि शिल्पकारी, मतलब जो घर से काम करते थे गरीब लोग, जो हाथों से, हस्तशिल्पकारी का मतलब होता है जो अपने हाथ से काम करके सामान को बेचते थे, उनको नष्ट कर दिया गया, मशीनें लगा दी गई अब, और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। जितने भी हाथ से बने हुए कार्य था, काम था, उन सब उद्योगों को हतोत्साहित
कर दिया गया। तो इस तरह हमारा भारत एक निर्धनता की श्रेणी में आ गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी। विकास की दर, एक तो हम इतने, जब कोई बीमार होकर उठता तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और फिर उसको एक अपनी एनर्जी पाने में बहुत समय लगता है। तो उसी तरह जब हम अंग्रेजों के शासन में हमारा आर्थिक शोषण हुआ, तो उसके बाद हम आज़ादी मिली। आज़ादी के मतलब 1980 तक हमारा जो विकास हुआ वो धीरे धीरे होने लगा और आय की वृद्धि दर भी गिरने लगी। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में भी वृद्धि हुई। ये सभी पॉइंट है कि जनसंख्या में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समवर्ती दर को बहुत कम कर दिया। एक तो विकास की दर कम हो रही है, दूसरी आय की दर भी घट रही है और तीसरी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो जो आय में वृद्धि होने वाली थी, जो आय में समृद्धि दर होने वाली थी, वो बहुत कम हो गई और रोजगार के अवसरों में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा और जितनी जितनी जनसंख्या बढ़ रही थी उससे कम विकास की दर हो रही थी। अगर दोनों बराबर साथ में रहते तो निर्धनता नहीं होती, लेकिन जनसंख्या तो बहुत तेजी से बढ़ गई और विकास होना था, जो आय की दर में वृद्धि होनी थी, वो उससे मुकाबले कम होने लगी। तो भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये तो ही है कि आप और हम सभी सामाजिक दायित्वों में बहुत पैसा लगाते हैं और धार्मिक कार्य करने में हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम किसी गरीब इंसान की सहायता नहीं करते। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है। बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में जितनी 21% से भी ज़्यादा प्रतिशत किसान कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा है और तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। जोतों का मतलब होता है कि मशीन में जो सिंचाई की जाती है, जो खोदा जाता है, जो बीज और बोए जाते हैं, वो पुराना तरीका से किया जाता है, बहुत छोटा है। उसमें नई मशीनें जो अपनी वर्तमान में भी नई नई टेक्नोलॉजी कृषि के लिए की गई है, वो नहीं अपनाते हैं, बल्कि अपने पुराने तरीकों से उसे काम में लेते रहते हैं और पुराने तरीकों से ही किसान जीवन यापन करते जाते हैं। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव भी रहता है। छोटे किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। छोटे किसान को सभी चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि बीज की जरूरत होती है, उर्वरक की, कीटनाशक दवाइयाँ। अगर खेती पर या कृषि पर कोई कीड़े लग जाते हैं तो कीड़ों को हटाने के लिए कीटनाशक जैसे दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इन सबों को छोटे किसान को, आगतों का मतलब होता है खरीदना पड़ता है उसको। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाता है, उसके पास कोई भविष्य के लिए बचत नहीं हो पाती है। वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं और इस तरह वो चक्रव्यूह चलता ही रहता है कि आज खेती के लिए काम किया तो ऋण ले लिया, फिर दूसरी बार 6 महीने के बाद अगर वापस खेती प्रारंभ की तो फिर ऋण ले लिया। तो इस तरह वो भुगतान तो कर पाता नहीं है और अपना ऋण लेता रहता है, तो वो ऋण पर ऋण करता रहता है ना, तो इस कारण वो ऋणग्रस्त हो जाता है, ऋण के चुकाने में असमर्थ हो जाता है और ऋण उसके ऊपर चढ़ने लग जाता है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। अत्यधिक हम बार बार रुपए लेते रहेंगे और एक भी पैसे नहीं चुकाएंगे तो वह भी हमारी निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों होता है। तो हम चलते हैं इस वीडियो के प्रश्नोत्तर करते हैं इस वर्कशीट के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पड़ोसी देशों की तुलना में
भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई और आय की वृद्धि दर गिरी। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। पॉइंट नंबर 2 होगा रोजगारों के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, नई तरीके से नहीं हुई। और सरकार, थर्ड पॉइंट, सरकार दो बातों में असफल रही, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूरों के परिवार को असुरक्षित माना जाता है। इन प्रत्येक समूह में निर्धनता का अनुपात औसत भारतीय निर्धनता अनुपात से अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? तो हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि महिलाएं, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन हैं, क्योंकि इनका अपना आय कुछ भी नहीं होता है और ये परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? तो आंसर होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का बहुत बड़ा कारण है, जिससे पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर, भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। थर्ड पॉइंट होगा पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पॉइंट आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। 5 पॉइंट भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 6 छोटे किसानों का बीज उर्वरकों पर धन खर्च करना, फसल खराब होने पर ऋण के जाल में फंसना। तो ये सभी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 के थे। क्वेश्चन नंबर 6 ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। अपने विचार बताने। तो इसका आंसर होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकतम आबादी कृषि पर और उससे जुड़े व्यवसाय पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसान कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों को खरीदने के लिए ऋण लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान न कर पाने के कारण वह पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं और अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। तो यह हमारा वर्कशीट कंप्लीट हुई।